खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। हाज़रीन, आज हमारे दरमियान वो अजीम शख्सियत मौजूद है जो फिल्मी दुनिया में अपने कलम का जादू चमका रहे हैं और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने गीत नगमे लिखकर अपने नाम को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए हैं और एक भाई की हैसियत से मेरे पास वो मौजूद हैं और मैं चाहता हूँ कि उनसे कुछ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ सवालात कर लिए जाए। तो ताहिर महमूद अरफात साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ नजूबात की सरजमी पर पहुँचने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जब आप आए हैं तो आपसे कुछ इस्तफादा हासिल कर लिया जाए कि आपका जो है ये सफ़र जो है फिल्मी दुनिया तक पहुँचने का कैसा रहा, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे हैं, थोड़ा सा मुख्तसर सा मुझे बता दीजिएगा। देखिए, शुरुआत आपने पूछी कैसे, तो मैं जिस माहौल में रहा हूँ आसनसोल में, तो मेरा घराना खुद भी बहुत अदबी रहा है। मेरे वालिद साहिल मुगेरी के नाम से बहुत ही मियारी शायरी किया करते थे। मेरी आपा तनवीर फातिमा के नाम से एक साल में हिंदुस्तान के तमाम बड़े रसालों में, चाहे वो आजकल हो, चाहे वो तहरीक हो, चाहे 25 अफसाने, इवन अंग्रेज़ी में भी द बैंगल्स करके चूड़ियाँ, तो द बैंगल्स करके उनके टेलीग्राफ में उनका अफसाना शाया हुआ था। और मुझे याद है मैं बिल्कुल बच्चा सा था तो यहाँ बॉलीवुड के भी कई लोग खतूत आया करते थे घर में कि आप बॉलीवुड, लेकिन वो अलीगढ़ में बाद में उन्होंने उर्दू में MA किया, साइंस ग्रेजुएट थी पहले, तो वो ब्रीड ही थी, वो हमारे आसनसोल की सेकंड ग्रेजुएट थी और अब तो सेल में मैनेजर भी रहे। बहुत ही बड़े पॉलिटिकल फिगर, बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट। तो हमारे घरों में जो मैं आप पढ़ते होंगे इसमें चौथाई वगैरह जो बात, हमारे घरों में हर एक कमरा लाइब्रेरी हुआ करता था। तमाम रसाले अंग्रेज़ी के, उर्दू के, हिंदी के भरे हुए होते थे और हर तरह के जो किताबें आज मुझे मेरे कुछ दोस्त दिखाते हैं तो हमसे कहते हैं कि हम तो बचपन में इतना धूल साफ करते थे, रखे रखे तो धूलगर जम जाया करती थी। तो वो माहौल फिर वो सूफ़ी जो कल्चर रहा बंगाल में ना, मज़ारात के कवालियों का मौसम, कवालियाँ हुआ करती थी। फिर बंगला में एक चीज़ होता है जात्रा, वो बहुत ड्रामेटिक अंदाज में फिर ड्रामाज। तो ये सारी जो ऐसा लगता था कि एक जो रियलिटी में जो बॉलीवुड में वो प्रोफेशनलिज्म है, वो कॉमर्शियलिज्म है, लेकिन जो आम जिंदगी में लोग करते हैं, तो बहुत एक्टिव जगह से था मैं। और बिहार भी बहुत जरखेज है, मम्मी हमारी झारखंड से थी, 53 की मैट्रिक पास थी, अब्बा तो हमारे खैर बहुत ही। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने इंजीनियरिंग किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल में, और उससे पहले डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, फिर डिग्री इंजीनियरिंग किया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंटेशन में किया, डिग्री इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में किया। और अलीगढ़ में चूँकि मेरा पूरा ख़ानदानी रहा है, BM हॉल में तो हम लोग का मतलब कब्जा ही था, तीनों भाई थे वहाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो फिर हम अलीगढ़ चले आए। आपा ने बहुत पिटाई की हाई स्कूल के टाइम की, ठीक से पढ़ना है, और ठीक से पढ़ने का नतीजा ये निकला कि हमारा अलीगढ़ में हो गया और फिर हम अलीगढ़ आ गए। तो वो जो ठीक से पढ़ना था ना, मार्बल खा के, वो अलीगढ़ पहुँचे तो अलीगढ़ में लगा कि किसी कतरे को समंदर मिल गया। वो फिर वो जो जज्ब हुआ ना मैं उसमें कि अपनी पहचान खो के, फिर एक अलीग मेरे अंदर अलीगढ़ में एक, और फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो देखे मैंने ड्रामा का कल्चर, शायरी का कल्चर, सीनियर्स का कल्चर, तो मतलब ये हुआ कि आपको ये शायरी वो मिल गई, वो जो परिंदे को आसमान मिल गया वहाँ, विरासत से शुरू हुई है ना, विरासत बहुत अदबी और बहुत पढ़े लिखे लोग। खुद अभी हमारे घर में आप अभी फिलहाल मतलब 4 डॉक्टर मिलेंगे, MBBS इंजीनियर्स मिलेंगे, प्रोफेसर हमारे बड़े भाई मनु के हेड हैं जो अभी इंतकाल करके वो पूना में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे कॉमर्स के। ये सब लोग और सब बहनें हमारी PhD आपका रुझान शायरी की तरफ जो गया है, तो कौन से शायर ने या किसी बाद में आपको मुतासिर किया है कि आपने शायरी को चुना? देखिए, सबसे ज़्यादा तो वही कहा मेरे अब्बा साहिल मुगेरी ने, और बहुत कमाल के शायर थे, जमघटा लगा रहता था। बेकल साहिब भी हमारे घर आए, राहत भी आया, तो ये पूरे मतलब जमघटा ही रहता था। फिर अदीब अध्यापक कमाल के,
20-25 अफसाना, हिंदुस्तान का कोई रसाला, और अभी एक निहाल अहमद सिद्दीकी अभी लेक्चर हुए मनु में, वो रिसर्च कर रहे थे, वो सब लोग सब JRF हैं। तो वो मैं देख रहा था कि अफसाना निगारों के फहरिस्त में एक नाम आया, तनवीर फातिमा। तो हमने कहा, बोले हाँ इनके बारे में मालूमात, एक्चुअली वो लोग 80s और 90s के अफसाना निगारों को कलेक्ट कर रहे थे। वो शेर याद है तो आपको वालिद मोहतरम का? अब्बा का तो बहुत शेर है, अभी एक शेर आपको सुना देता हूँ, याद किया चुके आप कह दिया आपने कि आदमी जब भी फलकबोस इमारत में रहे, चाहिए उसको दुआओं की हिफाजत में रहे। क्या कहेंगे? ये शेर सुन लीजिए कि अब तो हर हाल में रहना है, यही रहना है, यानी हर बात का इम्कान है हिजरत के सिवा। और भी बहुत बड़ी अच्छी गज़ल है, तो हमको जहाँ जहाँ से जो शेर याद आता है। तो आप जब शायरी की तरफ पहुंचे तो आपने जाहिर सी बात है किसी उस्ताद की तलाश रही होगी, तो आपने इस्लाम वाली तो मतलब या किसी और को? ये बहुत खूबसूरत सवाल है। हमने सोचा कि ज़िंदगी भर अम्मी ने चाय बनाई और मैं चाय ले लेके अब्बा की खिदमत में हाजिर हुआ, तो ये फ़ायदा उठा लूँ जो आप इस्तिफ़ादा कह रहे हैं। लेकिन बेटा तो बाप के लिए बेटा ही होता है ना। तो जितनी बार मैंने कोशिश की, अब्बा ने कहा कि आज जा अम्मी को बोल के 1 कप चाय लेके आ जा। शेर पे क्योंकि अब्बा का शुरू से मेयार था ना। अब्बा एक बात तो कहा करते थे, गालिब किस तरह के अशार को, कई बार मैं उनकी बातें सुनता था जब वो दोस्तों में बात करते थे कि कैसे गालिब अपने उन अशार को भी मतलब फेंक दिया करते थे कि, और बाद में वो अशार बहुत फेंके हुए अशार लोगों ने बहुत पसंद किए, कामयाब होते थे। तो मैं जानता था कि ये आदमी उस लेवल का पॉलिटिशियन, उस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी, सेल में मैनेजर, 3000 लोगों की नौकरियां लगाई उन्होंने, बड़े सोशल एक्टिविस्ट और बड़ा दबदबा। सलाउद्दीन दा के नाम से, वो सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन दा के नाम से बंगाली में जाने जाते थे और साहिल मुगेरी के नाम से मुसलमानों में जाने जाते थे, मशहूर शख्सियत। और आप यकीन कीजिए कि आपको मैं तुमका बेटा लगूंगा ही नहीं। मेरी अब्बा की फूफी कहती थी कि कोई सल्लू पे नहीं गए, 6.25 फुट के आदमी थे। सुनील दत्त को आप 19 कहिए और हमारे अब्बा को 21 के, जब आते थे ना, और मेरे एक भाई का नाम है खालिद, क्या लताफत होगी उस माहौल में। वो जब आते थे कारखाने से, स्टील प्लांट से, तो दूर से आवाज़ लगाते थे, पूरा मोहल्ला, एक शख्सियत थे वो, और कहते थे मेरे भाई का नाम है खालिद, क्या रफ़ात खालिद आ गए हैं तुम्हारे वालिद। तो ये ज़राफ़त, ये लताफत जो माहौल में रहा है ना, और अंग्रेज़ी बोलने वाला वो शख्स उर्दू में, और ये सारा मामला तो घर से ही मिला। ये फिल्मी दुनिया वालों में पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ी तो को आपकी जरूरत है? नहीं, पहला शेर मैंने उनको सुना ही दिया है। हम भी कम बागी नहीं थे। वो छोटा सा बच्चा कि मैंने भी एक शेर कहा है, तो उन्होंने कहा कौन सा शेर कहा है, तो अच्छा जाओ पहले चाय लेके आओ। तो चाय रखते रखते हमने कहा ये शख्स कभी सुने हैं नहीं मुझे, तो मैंने कहा कि न पूछ उसने मुझे किस तरह झिझोड़ा है, वो तीर तंज का जो दोस्तों ने छोड़ा है, और एक बच्चे की शायरी। तो कुछ नहीं बोले, तो ठीक है, तो पैर दबा। हमने पैर दबाया, हमारा ये बड़ा फेवरेट मशगला था अब्बा का पैर दाबना और ये सब। तो बाद में अब्बा बोलते हैं कि उसको क्या सुना रहा था, तो हमने कहा पहली बार ये होती है सक्सेस, एक उस्ताद ने, तो हमने, और अब्बा के दोस्त लोग कहते थे, इद्रिस सदर थे, रौनक नईम थे, ये सारे बंगाल के शुरा के, अरे सुन लिया करो अराफात को कभी, जबकि मैं बोलते नहीं इन लोगों को पढ़ने लिखने को दो। अब्बा पढ़ाई के पक्ष तरफ थे, कमाई थी, अच्छी एजुकेशन, पुराने लोग और कहते थे कि तुम लोग कभी भी, मैंने 3000 लोगों की नौकरियां लगाई, लेकिन तुम लोग नहीं नौकरी करोगे, हमसे नहीं मांगोगे। हम सारे भाइयों ने अपने बल पे, बहनों को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जा रहा था, वहाँ खाली हुई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की सीट तो लेक्चरशिप के लिए उस ज़माने में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अब्बा ने साफ मना कर दिया था कि आसनसोल के कॉलेजेस या स्कूल्स में तुम लोग काम नहीं करोगे, सब अपने दूसरी जगह से नौकरियां लेकर आओ, तो मुझ पर इल्ज़ाम ना लगे कि मैंने अपने बच्चों, और सब ने माशाअल्लाह कामयाब हुए अब्बा के नसीब, और दुआएं भी, अब्बा अम्मी की जो खिदमत रही है, दुआएं तो लोगों की भी दुआएं रही हम लोगों के साथ। तो ये सफ़र रहा। फिर मैं अलीगढ़ आ गया। अलीगढ़ आया तो मैंने, असातिज़ा मुझे कभी नहीं मिले। मैं तारिक साहब के पास गया, फारसी के प्रोफेसर थे, शहरयार साहब के पास गया, जहाँ भी गया, असद बदायूनी साहब के, वो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। अब्बा और सब ने कहा कि तुमको उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, और ये जुमला चूँकि असातिज़ा कह रहे थे तो मैं बहुत परेशान हुआ कि ये क्या मुश्किल है। फिर एक दफ़ा मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेल्फ कंपोज का एक्सटेम्पोर वो मुकाबला होता है शायरी का,
तो उसमें मेरे गज़ल तो उसके 2 शेर मैं आपको सुनाऊँ उस ज़माने की लड़कपन की शायरी कि जो आसमान से ऊपर दिखाई देता है हमारी हद के वो अंदर दिखाई देता है। उसी में एक शेर था कि ज़माना ढूंढता है क्या इन आसमानों में, हमारा चांद तो छत पर दिखाई देता है। तो असद बदायूनी सब उछल पड़े, जज में थे, उछल पड़े और मुझे बुलाया और उन्होंने कहा बेटा असद के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। और इस्लाह तो मैं उनसे भी नहीं ले पाया क्योंकि मेरे उनके भांजे मेरे दोस्त थे तो मेरे भी वो मामू हो गए, तो वो मामू और भांजे के रिश्ते में इस्लाह की गुंजाइश खत्म होती है। लेकिन जब मैं मुंबई चला गया, अभी मैंने 10 साल पहले किसी रसाले में पढ़ा कि असद साहब का इंतकाल हो गया है और मैंने कहा यार इंतकाल हुए भी ज़माना हो गया। तो जब आदमी मैं मुंबई चला गया और अलीगढ़ में भी मुझे बहुत तब ना मैं वो शेर मैंने कहा कि छुपाया इतना दुनिया ने, गज़ल में दर्द अपना लेके हाजिर हो गया हूँ मैं, छुपाया इतना दुनिया ने कि जाहिर हो गया हूँ मैं। तो हुआ क्या कि अलीगढ़ में भी वही हर आदमी चाह रहा है कि मैं मशहूर हो जाऊँ और हमारी कभी कोशिश नहीं रही। हमारी कोशिश रही हमेशा कि परफॉर्म करो, मशहूर होना, किसी को इम्प्रेस करना, किसी से इम्प्रेस करना, ये सारी बातें मुनासिब नहीं होती। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे दे। तो अलीगढ़ में भी वही रहा, लेकिन जिन लोगों ने दबाया बाद में उन्होंने गले भी लगाया और फिर इसका मुंबई चला गया। मुंबई में भी आपको किस्सा बता ही चुका हूँ कि मुंबई में भी वही चेहरे, वही कि एक अजीब लोगों में कैफियत पैदा हो जाती है कि अच्छा आया है और अभी हिट होना चाहता है। तो वहाँ भी बिला वजह दुश्मनी पैदा, लोग एक तरफा दुश्मनी निभाए पड़े। फाइनली अल्लाह ने वहाँ भी इज्जत दी। वहाँ भी दुश्मनों में से जैसे ईमान लाते थे ना दुश्मन, उसी तरह से दुश्मनों में से मुझ पे ईमान लाने वाले पैदा कर दिए कि भाई इसकी दोस्ती पे ईमान लाओ, ये अच्छा लगा है। नहीं, मेरा सवाल दरअसल ये था कि ये सफर जो फिल्मिस्तान में जाना कोई आसान सफर नहीं है, बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। तो आपने पहली सीढ़ी कैसे बनवाया, कैसे आप वहां तक पहुंचे? देखिए बॉबिक तो मैं शुरू से था, मुझे मालूम है क्या करना है। मेरे आपा ने कहा कि इसको डॉक्टर बनना है, तो मैं अंदर से काम किया। हमने कहा डॉक्टरी के बाद तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है। मरीजों का हक है, उनकी लाइफ का सवाल है। आप लोग तो फिर भी हिम्मत शायरी कर रहे हैं माशाअल्लाह डॉक्टर होते हुए, ये शायरी के शौकीन है, शिक्षा है, भी डॉक्टर। लेकिन मैं डर गया। तो अम्मी ने कहा घर में कोई इंजीनियर नहीं है, फौरन हाथ खड़े कर दिए कि हाथ खड़े कर दो, उसे उठा दिए। हाथ खड़े करने तो महावतन गलत हो जाएगा, हाथ उठा दिए कि भाई मैं हाजिरी दी कि मैं बन जाऊं। तो आपस से मैंने एक वादा लिया कि मैं इंजीनियर तो बन जाऊंगा, लेकिन जॉब करना है कि नहीं वो मैं सोचूंगा। तो मेरी बढ़िया पर बड़ी वो दानिश्वर नहीं है, ज़हीन नहीं। उन्होंने कहा कि कभी भी पढ़ाई का मकसद जॉब करना नहीं है, इल्म हासिल करो, बाद में ज़िंदगी देखेगी कि उसे क्या करना है। अब वो तय हो गया। फिर जब मैं इंजीनियरिंग करके पूना गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कोई ताकत है जो मुझे बार बार बॉलीवुड की तरफ खींच के ले जाती है। मैं बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाता हूँ, पकड़ लेता हूँ, फिर भाग जाता हूँ। फिर कोई ऐसे हालात पैदा हो तो नहीं यहाँ नैरेट कर पाऊंगा, लेकिन फिर एक दिन मैंने ये समझ लिया कि होगा वही जो ज़िंदगी चाहती है, हम सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर अब मैं समझता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि बॉलीवुड को तुम्हारी ज़रूरत है, तो मुझे वाकई लगता है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप यार कैसे लिख देते हैं आप म्यूजिक पे। और फिर मैं अंदर आपको कहा ना कव्वाली सुना करता, तो एक कंपोजर भी, म्यूजिक कंपोजर भी था मेरे अंदर। अब पढ़ने लिखने का ये फायदा हुआ कि आज की राइटिंग में अंग्रेजी की भी बड़ी ज़रूरत है। सही बात है, तालीम आपको साइंस की भी बहुत ज़रूरत है। अभी मैं एक शेर लिख रहा था तो उसमें मैंने वो ख्याल पेश किया है कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि ज़मीन जो है सूरज के घर घूमती है। तो वो सारी चीज़ें बाद में मुझे लगा बगैर तालीम के तो कोई भी काम बेकार है। तो चला गया मुंबई, और फिर मुंबई में तो आपको 3 चीज़ें बड़ी काम आई। एक अल्लामा इकबाल का वो शेर कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। एक मजाज का वो शेर कि वो अकेला में गुनगुनाता रहता था, ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशत दिल क्या करूँ, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच दूँ, इस किनारे नोच दूँ और उस किनारे नोच दूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच दूँ। अकेला रहता था, सारी दुनिया सो जाती थी, लेकिन मैं अपने ख्वाबों के साथ जगा करता था। ये था।
और फिर गुलजार साहब का वहाँ पे जब मैं जगता था, मुझे वो कर्व मेरे अंदर होता, तो गुलजार साहब की वो 2 लाइन जो उस गाने में, बड़ी वफा से निभाई तुमने हमारी, तो उसमें एक 2 लाइन है कि कहीं किसी रोज यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती, जो रात हमने गुजारी मरकर, वो रात तुमने गुजारी होती। तो हम ये समझने लगे, फिर गालिब, जब मुझे लोग ठुकरा रहे थे तो गालिब रहनुमाई कर रहे थे कि घर नहीं ना मेरे, अब जो है मेरे अशार में माने वो ना 27 की तमन्ना न सिलेगी, घर नहीं ना मैं जो है मेरे घर नहीं, मेरे अशार में बोल रहा हूँ उनमें, तो वो मेरी रहनुमाई करते हैं कि तुम्हारे साथ नहीं हुआ। गालिब जैसे दुनिया ना अपने टैलेंट को एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगाती है, आसानी से कबूल नहीं करती है, तो आपको दुनिया का बुरा नहीं मानना है अपनी सलाहियत से। कौन सी पहली फिल्म में अपना गाना लिखा? पहले फिल्म तो मुझे भी ऑनेस्टली, हाँ, पहली फिल्म तो भोजपुरी फिल्म थी, मनवा के मीत, हमार मनवा के मीत, जिसमें विजय बिहारी माफी चाहूंगा, एक मिनट। तो फिल्म तो भोजपुरी थी, हमार मनवा के मीत। 2 हफ्ते चली पटना में, एक बारात आई और आसनसोल में पता चला कि भोजपुरी के, तो देखा लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं, टीवी पे हिंदी में लिख के नाम चल रहा है, 4 महीना चलाया उन लोगों ने नाम, तो मुझे हिम्मत मिली। फिर भोजपुरी राइटर से रिक्वेस्ट किया कि भाई आप, हिंदी का मसाला है, मसाला चलता है, वहाँ मसाला बोलते हैं, तो हम हिंदी में आ गए और हिंदी ही करना था मुझे शुरू से। मैं तो उस वक्त थोड़े जावेद अख्तर से भी इम्प्रेस था और मलिक से इम्प्रेस था उस वक्त, तो चला गया मुंबई और मैंने हिंदी में शुरुआत की। तो छोटी छोटी तो कई फिल्में की, मुझे याद नहीं। अब तक जो आपने कितनी फिल्म? बहुत बड़ी फिल्मों में तो हम समझते हैं कि आप कई फिल्में हैं, मैं आपको बताऊं अभी कंतारा से लेके अभी जो कंतारा, आप साउथ की फिल्में भी, हिंदी में आपको हाउसफुल 2 होगा, वेलकम बैक है, पागलपंती है, हाफ गर्लफ्रेंड है। कौन से शायर ने आपको मुतासिर किया? आप वर्तमान में मौजूदा दौर में जो है कौन से शायर को पसंद करते हैं? नए दौर में फिल्म से या अदब से? फिल्म अदब से तो बहुत लोग अच्छी शायरी कर रहे हैं और बहुत से लोग कोई शायरी सुन के दिल भी टूट जाता है कि यार क्या शायरी कर रहे हैं, नाम बड़ा है लेकिन बिल्कुल शायरी में ऐसा लग रहा है कि किसी को इम्प्रेस कर। मेरा सवाल ये है कि कौन से शायर ने आपको मुतासिर किया? नाम तो, या किसी ने मुतासिर नहीं किया? थोड़ा थोड़ा, मतलब ठीक है, मुझे मुतासिर तो नहीं कि हाँ अच्छी शायरी कर रहे हैं लोग, इस तरह से मैं खुश हूँ। इसी तरह से दिल्ली में कुछ लोग अच्छी शायरी कर रहे हैं, मुंबई में कुछ लोग इक्का दुक्का अच्छी शायरी कर रहे हैं। पाकिस्तानी शोरा से मैं ज़्यादा नौजवान नस्लों। आप किस तरह की शायरी को पसंद करते हैं या किस तरह की शायरी के लिए आप नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं? शायरी की का कोई भी मौजू हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, शायरी बेहतर है कि बड़े खूबसूरत अंदाज में बात कही जाए और उसमें बहुत लताफत हो, बहुत शाइस्तगी हो, बहुत इमोशनल वो लाइन हो, ताकि जब आप कहें, कुछ भी शेर कहें, तो लोगों को टच करे। बात तो वही है जो लोगों में, जो समाज में, जो माशरे में चल रही है, लेकिन उसको कहने का जो अंदाज है वही अछूता होगा, तब आप मुनफरिद नजर आएंगे। तो ये है। हाँ, फिल्मों में आप पूछ सकते हैं कि अपने हम असरों से, या तो वो मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए। फिल्मों में ऐसे तो पुराने लोगों ने अच्छी शायरी की, चाहे मौजूदा में टेक्निक वाइज अगर मैं समझूं, जहाँ तक मैं लिरिक्स राइटिंग की टेक्निक समझता हूँ, सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि एक लिरिक्स राइटर को कंपोजर भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत सिंगर भी होना चाहिए, अदरवाइज वो बॉलीवुड में चलेगा नहीं। दूसरी बात कि थोड़ी बहुत मैंने टेक्निक शुरू में मुझे लगा कि अब जिस टेक्निक पे मैं काम करता हूँ कि जावेद अख्तर ने अच्छी शायरी की, फिर मुझे लगा कि आनंद बख्शी ने, तो पुरानी बात हो जाएगी, ताहिर आनंद बख्शी भी छोड़ देते हैं, तो जावेद अख्तर से वो सिलसिला शुरू हुआ। कहीं कहीं पे एक्सक्यूज मी, स्वानंद किरकिरे मुझे ठीक ठाक लगे, परसों ठीक ठाक लगा। बाकी में अपने हमअसरों में इरशाद, कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, बाकी कुमार भी अच्छा मामला है, और ये सब है बॉलीवुड में। बाकी और कोई शायद मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग अपने अपने शेड की शायरी करते हैं, कुछ लोग वासेपुर में वरुण है, उसने भी ठीक शायरी की, तो अपने अपने, लेकिन जो रेगुलर में है वो अमिताभ भट्टाचार्य, और उससे मेरी बहुत
सिमिलरिटी है काम करने के अंदाज में। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को तो एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि आप वही करें जो आपको लगता है कि आप कर लेंगे। ये नहीं कि आपको करना है, वो तो ठीक है आपको ये करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी भी चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है कि आप वो कर पाए। आपको अपनी डिस्कवरी, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। अगर आपने समझ लिया कि यू कैन डू इट, देन रेस्ट अश्योर्ड यू विल श्योरली डू इट। अदरवाइज आप यू विल बी लॉस्ट समवेयर इन दिस वर्ल्ड। कि आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं, आप खुद हाँ, सही आपको बात आपका है। मकसद खोया हुआ तो आप खो जाएंगे। हो जाएगा। और अगर आपको आपके मकसद का इल्म है तो कोई ताकत आपको, बस अल्लाह आप सबको सलामत रखे, कोई नहीं रोक पाएगी। जैसे लोग जो है ज़्यादातर जो है चाहते हैं कि साहब मैं भी फिल्मी दुनिया में पहुँचूँ, जबकि अगर सोशल मीडिया का ज़माना है और फिल्मों से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। देखिए, फिल्मों की बात कीजिए या माफ़ी चाहूँगा या मुशायरों की, मसला ये है कि फिल्मों से तो आप दूर हो रहे हैं या मुशायरों से दूर हो रहे हैं या कहीं से भी अदब से, ये तो वक्ती है मामला है। अगर आपको इस दुनिया के नज़दीक रहना है मरने के बाद भी, तो आपको मेयार पे काम करना पड़ेगा। चाहे फिल्म में हो वही राइटिंग याद रखी जाएगी। हो सकता है कि 1 साल तक एक गाना बहुत सुपरहिट रहा है, लेकिन बाद में उसको लोग भूल जाते हैं। अगर आपने एवरग्रीन राइटिंग, बहुत म्यारी राइटिंग नहीं की है, तो वो याद नहीं रखी जाएगी। इसी तरह कॉम्पोजिशन का मामला है, इसी तरह मुशायरों की शायरी का मामला है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत शेर सुनाइए। मेरी ज़िंदगी में तो मेरी सबसे ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत रही है, बड़ी एडवेंचरस रही है। मैं सुनता रहता हूँ कि हर दिन कोई ना कोई मेरा नहीं, आपका अपना मेरा जिंदगी का तो सबसे मुझे खूबसूरत आशा है मेरी शायरी, मुझे पर्सनली मेरे सुपर हिट गाने भी मुझे अच्छे नहीं लगते। जब लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि वो शेर जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत शेर होना है वो अभी तक कहा नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं कह लूँ अच्छा, इंशाअल्लाह ताला। हाँ, बाकी अच्छे शेर हैं वो। जिंदगी में कोई खूबसूरत लम्हा आया हो वो लम्हात आए और आते नहीं, ये हैं। लम्हे की बात कर रहा हूँ। वही लम्हा जो आया है कि लम्हा महीने तो आते होता है। रहे, साल आया, साल के बाद कोई ख्याल ना आया, तेरे ख्याल के बाद उस ख्याल के बाद बहुत में ख्याल आया नहीं। तो लम्हात आते रहे और आते रहेंगे। आप देखिए, आपने खूबसूरत, इससे खूबसूरत लम्हा क्या होगा कि नजीबाबाद में आके, है ना, मोहब्बत है डॉक्टर नुमानी की सरपरस्ती में आपके शिव भाई के बगल में और मोनू के सामने बातचीत हो रही है। तभी तो नहीं है ये बातचीत है क्या, मेहमान को किस तरह से इज्जत देते हैं आप लोग। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत होगा, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ठीक है, और इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया नजीबाबाद से और बिजनौर के लोगों के, हम बहुत मतलब मशहूर हैं। कट चुका है वीडियो।